एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। हम लोग आज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के, इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के, इन्वायरमेंट पर्यावरण के क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। जैसा कि मैंने कमेंट में बोला था कि मैं जितने भी लोग जो भी PCS 2020 की तैयारी कर रहे हैं, BEO खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, GS के लगभग 1000 क्वेश्चन, मैं 5000 और 6000 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं अति महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन के टकराने की संभावना है। अगर आपको लगता है कि आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो मैं ये टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा पोस्ट। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप एकदम नया बनाया अभी। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में जितने लोग पढ़ने वाले, मुझे मतलब फालतू के कमेंट या फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए इस टेलीग्राम ग्रुप में कि सर ये नहीं है, सर वो नहीं है। मैं इस ग्रुप में 1000 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर 10-10, 15-15 क्वेश्चन, जैसे ये मैं PDF अभी PPT आपको दिखा रहा हूँ, इस PPT को मैं उस ग्रुप में अपलोड कर दूँगा। साथ ही साथ में जो भी मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विज्ञान का या फिर हिस्ट्री का या किसी का भी, मैं उस सेट बना के 10-10 क्वेश्चन का सेट बना के उसमें डालता चला जाऊँगा, PPT के फॉर्म में या फिर PDF के फॉर्म में। ठीक है, दोनों फॉर्म में मैं डालता चला जाऊँगा, या तो PPT के में डाल दूँगा फॉर्म में, या फिर आपको PDF के फॉर्म में। पहले मैं डिस्कशन करूँगा चैनल पे, उसके बाद वहाँ पे डाल दूँगा। या हो सकता है अगर मैं चैनल पे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ तो भी वहाँ पर मैं आंसर के साथ वो PPT आपके डाल दूँगा विद एक्सप्लेनेशन। पहले मैं यूट्यूब चैनल पर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा और उसके बाद मैं आपके उस टेलीग्राम ग्रुप पे इन क्वेश्चंस को डालता चला जाऊँगा। ठीक, डिस्कशन वहाँ पर मैंने कोशिश करी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर डिस्कशन ना किया जाए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लगभग 1000 क्वेश्चंस, पॉलिटी के मान के चलते हैं 100-150, इस प्रकार क्वेश्चंस मैं इतने डाल दूंगा कि 1000 क्वेश्चंस तक सारे सब्जेक्ट से मिला के बोल रहा हूँ। बाद में आप कमेंट कर रहे हो सर आपने 1000 क्वेश्चन पॉलिटी के बोले, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं सब मिला के पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी सब मिला के 1000+ क्वेश्चन डाल दूंगा लगभग। और कोशिश ये रहेगी कि महत्वपूर्ण डालूँ, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन डालूँ जो जहाँ पे आप फंसोगे, जहाँ पर आप फंसते हो। ठीक है, तो आप अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनको इसका फ़ायदा हो जाएगा। कोई चार्ज नहीं है, ये ऐसे ही चल रही है, तो इसका कोई इसमें आपको डरना भी नहीं कि कोई मतलब कुछ लग रहा है, तो आपको ही फ़ायदा है इससे। चलिए शुरुआत करते हैं। और अच्छा एक बात और, ये इंग्लिश में ज़रूर लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में भी बोलूँगा पूरा। ठीक है, तो ये इंग्लिश देख के कुछ लोग भाग मत लेना कि अरे तो इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में पूरा बोलूँगा। जो वहाँ पर मैं क्वेश्चन शेयर करूँगा, चाहे वो इतिहास के होंगे, चाहे वो भूगोल के होंगे, चाहे वो हिंदी के होंगे, अगर मुझे हिंदी में अवेलेबल होंगे, जो कि हो जाएंगे, तो मैं उसको हिंदी में शेयर करूँगा। उसके लिए परेशान नहीं होना कि सर ने हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, दोनों लोगों के लिए वो ग्रुप है। अलग अलग मैं नहीं बना रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए अलग बनाऊँ, हिंदी के लिए अलग बनाऊँ। इतना हम यूपी में रहते हैं और इतनी हिंदी हमें आती है, इंग्लिश वालों को भी हिंदी इतनी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ असम? कौन सा अनुच्छेद का संबंध असम के साथ है? ए ऑप्शन लिखा है अनुच्छेद 371A, बी लिखा है अनुच्छेद 371B, सी लिखा है अनुच्छेद 371C और डी लिखा है अनुच्छेद 371D। तो ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 371B का संबंध असम के साथ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया बी। पेन खराब है क्या? ये बी, देखिए बी। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि बताइए किस अनुच्छेद का संबंध मिजोरम के साथ है। ये क्वेश्चन आने की संभावना, जो मैंने क्वेश्चन दिया वो तो आएगा ही, लेकिन मिजोरम का कुछ ध्यान आप बता दीजिए कमेंट करके मुझको। बस एक शर्त है कि आप पार्टिसिपेट करिए, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए कि सर मिजोरम का आर्टिकल ये है, मतलब मिजोरम डैश आर्टिकल लिख दीजिए, बस मैं समझ जाऊँगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 371A का संबंध नागालैंड के साथ है, 371B का संबंध है किसके साथ? असम के साथ। और मिज़ोरम का संबंध आपको मुझे बताना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि नहीं मेरे को तो और समझ में आना चाहिए, तो आप और भी इस 371 जो विशेष प्रोविज़न दिया गया है 11 राज्यों को, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 371F इम्पॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसका संबंध सिक्किम से। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेट्स टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? इनमें से कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों की बात करते हैं? तो याद रखिएगा, भाग 6 संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है। ठीक है,
मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स चलते हैं, ठीक। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये सारे पॉसिबल कोर्ट से सारे उसी में चलेंगे। तो ये आप याद रखिए कि पार्ट 6 के अंतर्गत बात की जाती है अधीनस्थ न्यायालयों की, अनुच्छेद 233 से 237 तक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो आपको ये बताना है कि बताइए इनमें से किस अनुच्छेद का संबंध प्रशासनिक अधिकरण से है। प्रशासनिक अधिकरण समझते हैं, तो ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित आर्टिकल ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि संविधान के मूल भाग में, मतलब संविधान के मतलब जो मूल संविधान था उसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात नहीं की गई, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, उसके अंतर्गत आर्टिकल 323A अनुच्छेद 323A में दिया हुआ है प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रशासनिक अधिकरण की बात संविधान के किस भाग में की गई, मुझे कमेंट करिए और आंसर दीजिए। प्रशासनिक अधिकरण की बात संविधान के किस भाग में की गई। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। ए ऑप्शन भाग 13, बी ऑप्शन भाग 14, सी ऑप्शन भाग 14A, डी ऑप्शन नन। आंसर क्या है ये मुझे बताइए कमेंट करके आप, ठीक है। कैसे आंसर लिखना है आपको कमेंट में कि प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डैश भाग, जो भी आपको आंसर बताओ। इसका आंसर क्या हो गया फिलहाल इसका आंसर हो गया 323A, ठीक है। चले आगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा कथन सही है इसको आपको बताना है। पहला कथन लिखा है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्लियामेंट, भाग संविधान का भाग 5 संसद की बात करता है। और दूसरा लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 79 से 122 तक अनुच्छेदों का संबंध संसद से है। यह दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। ये दोनों कथन सही हैं। पार्ट 5 संसद की बात करता है और कहाँ से कहाँ तक पार्ट 5 में 79 से 122 संसद की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, दोनों ही कथन सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन विच ऑफ द आर्टिकल कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज मैंशनड। इनमें से किन अनुच्छेदों में, देखिए 3 तरह की निधियां होती हैं। कौन सी 3 तरह की निधि होती हैं? एक होती है संचित निधि, एक होती है आकस्मिकता निधि और एक होती है लोक निधि। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि की बात करता है। आकस्मिक निधि कौन, संचित कंटिजेंसी फंड की कौन सी बात। तो याद रखिएगा आर्टिकल 266 अनुच्छेद 266 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है संचित निधि, अनुच्छेद 266 के क्लॉज 2 में लिखा है लोक निधि और अनुच्छेद 267 में लिखा हुआ है आकस्मिक निधि, ठीक है। और ये जिस आर्टिकल में लिखें, आर्टिकल 267 मैंने आपको बताया, 266 मैंने आपको बताया, तो आप याद रखिए इसी भाग में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का वित्तीय आयोग की बात की गई है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। तो आपका काम ये है गूगल पे जाके ये पता करिए कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक फंड जो लोक निधि है या फिर फाइनेंस कमीशन जो फाइनेंस कमीशन है, वित्तीय आयोग है, इनका वर्णन संविधान के किस भाग में है, ठीक है। इनको गूगल करिए, कमेंट में मत करिएगा, गूगल कर लीजिए, आपको एक बार ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से भाग हैं जो इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाग 12 है, 11 है, 13 है, कौन सा है ये आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि न्यायिक समीक्षा सिद्धांत ये है, इसका ऑरिजिन, इसका मतलब शुरुआत, उत्पत्ति और इसका विकास अमेरिका में हुआ। और दूसरा लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स जुडिशियल रिव्यू इन डिटेल, भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा की उल्लेख करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में किसी भी अनुच्छेद में जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, इसका उल्लेख किया ही नहीं गया। तो याद रखिए स्टेटमेंट 2 गलत है जबकि स्टेटमेंट 1 ठीक है, अमेरिका सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो गया ए, ठीक। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की बात करता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद आंसर है 279A। आया समझ में? 101 में संविधान संशोधन के तहत इस प्रावधान को संविधान में जोड़ दिया गया
तो अनुच्छेद है 279A, अनुच्छेद 279A, रट्टा लगा लीजिए, यह क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के संबंध में आपको कथन बताने कौन से सही हैं। पहला कथन लिखा है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दिया हुआ है। दूसरा कथन लिखा हुआ है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका जो टेन्योर होता है वह या तो 5 साल का होता है या वह 65 साल की उम्र पूर्ण कर चुका हो, मतलब उसका कार्यकाल, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। तो बताइए आप इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए स्टेटमेंट 1 तो सही है कि अनुच्छेद 324 में तो लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन, लेकिन इनका जो टेन्योर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, आयुक्त का, वह टेन्योर 6 साल अथवा 65 साल उम्र होती है, ठीक है इसका। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है 5 ईयर 65, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है जबकि स्टेटमेंट 1 सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ओनली 1। साथ में ये भी याद रखिए कि भारत का इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है किसका चुनाव कराता है, प्रेसिडेंट ने कराता है, वाइस प्रेसिडेंट ने कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। लेकिन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, राज्य का इलेक्शन कमीशन कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अरेंज दी फॉलोइंग कमेटी इन दियर क्रोनोलॉजी, इन समितियों को आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये मैं पंचायत मैंने पढ़ा दिया है, वहाँ मैं बता चुका हूँ आपको। एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, गाना है मैं तेरे अगल बगल हूँ, तो ट्रिक है बगल, इसको फिर से बिगाड़ा जाए, ट्रिक है बगल। बगल का मतलब मैं तेरे अगल बगल, शायद कपूर गाना है ना। बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक मेहता, जी से GV.K. राव और L से LM सिंघवी कमेटी। यह सीक्वेंस है पंचायत से संबंधित समितियों का। बगल याद रखिए BAGL, मैं तेरे अगल बगल हूँ, बगल याद रखिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बलवंत राय मेहता, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता, इसका मतलब तीसरा नंबर पहला तो ये कट गया, ये कट गया, A और B में से कोई एक है। अशोक मेहता के बाद GV.K. राव, मतलब 3 के बाद एक आना चाहिए, A ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं आगे, रिव्यू ऑफिसर में आ चुका है क्वेश्चन मेंस में 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनमें से किन समितियों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पहला लिखा है कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, दूसरी लिखी है अपॉइंटमेंट कमेटी और तीसरी लिखी हुई है कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर। अब बताइए इनमें से किन कमेटियों का, समितियों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। तो जो लिखा है कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, तो इसका तो गृह मंत्री हो गया, इसका मतलब तीसरा तो गलत हो गया। अब प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है, कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, और साथ में अपॉइंटमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। इसके साथ कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो बार बार अभी आप न्यूज़ में चल रही बहुत ज़्यादा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS, इसका भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर का अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होता है। रट्टा लगा लीजिए, ये जो बोल रहा हूँ मैं इसको कहीं लिख लीजिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, इन सब का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कई संस्थाओं का अध्यक्ष होता है, मैंने आपको 3-4 बता दिए। अभी मैं बोलना शुरू करूँगा तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। ओनली इसका आंसर हो गया 1 और 2, ठीक है 1 और 2। कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर का मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिस्टर होम अफेयर, होम मतलब मिनिस्टर, अरे क्या बोलते, गृह मंत्री, ठीक है याद रखिएगा इस चीज़ को, गृह मंत्री होता है, इंडियन होम मिनिस्टर। हाउ मेनी डेज नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब जब राष्ट्रपति का महाभियोग होता है तो उसे कितने दिन पूर्व नोटिस जारी किया जाता है। मैंने यह पॉलिटी में पढ़ा दिया है, पहले ही लेक्चर में बताया था मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति का जब महाभियोग होता है तो अनुच्छेद है उसका, क्या बताया था मैंने आपको अनुच्छेद उसका, बताइए किसी को याद है, 61, अनुच्छेद 61 बताया था। 61 में लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति का महाभियोग होगा। सिर्फ एक आधार लिखा है, संविधान का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप मुझसे पूछते कि सर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा मुझे नहीं आता, क्योंकि
कहीं पर भी संविधान में यह वर्णन नहीं मिलता कि व्हाट इज़ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन क्या है। ठीक है, हाँ ये लिखा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में राष्ट्रपति को 14 डेज़ का नोटिस, प्रायर नोटिस, पूर्व नोटिस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, अनुच्छेद 61। एक साथ ये भी, साथ में ये भी बात याद रखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सीमित लोगों को अधिकार है उस चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते राष्ट्रपति के, ना ही राज्य की विधान परिषदें भाग ले सकती हैं। और ठीक है, ये इसको याद रखिए, और सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति के महाभियोग की बारी आएगी तो ऐसा कहा जाएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी लोग भाग लेंगे। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ना ही तो दिल्ली से मतलब है, ना पौंडीचेरी से मतलब है, ना ही राज्य की विधानसभा विधान परिषदों से मतलब है। संसद के सभी लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट के प्रोसेस में। इसको जूता खाना है तो सब लोग मारेंगे, और जब चुनना है तो सीमित लोग चुनेंगे। इसको ऐसे याद रखिए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत की बात करता है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सामाजिक सिद्धांत, एक है गांधीयन प्रिंसिपल और दूसरे हैं लिबरल। ठीक है, तो गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत जहाँ भी आपको कोऑपरेटिव शब्द का प्रयोग मिल जाए वह आप समझ लीजिएगा कि गांधीवादी की विचारधारा की बातें की जा रही हैं। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, पंचायती राज्यों का गठन हो गया, गायों का स्लॉटरिंग बैन करने की बात की, आपको जानवरों की रक्षा करनी है, ये सब बातें जहाँ पर की जाएंगी वो गांधीवादी प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन क्या दिख रहा होगा आपको, बी ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मैंने बोला जहाँ पर आपको कोऑपरेटिव दिख जाए आप समझ लीजिए वही क्वेश्चन आपको एकदम सही। जहाँ पर आपको सहकारी समिति दिख जाए, ठीक है, तो सहकारी समिति का जहाँ आपको वर्णन मिलेगा वही आप समझ लीजिए एकदम सही है। आर्टिकल 43B बात करता है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन। ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यह नॉन बाइंडिंग नेचर के हैं, इन्फोर्सेबल करेक्टर के नहीं हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, इसको याद रखिएगा इस चीज़ को। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द इमरजेंसी, आपातकाल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो पहला कथन लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल को अप्रूव करने के लिए संसद को 1 महीने के अंदर यह प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रस्ताव संसद को 1 माह के अंदर पारित करना पड़ेगा। बताइए सही है गलत। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है प्रेसिडेंट्स रूल इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। जो राज्य का आपातकाल लगता है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके लिए संसद को 1 महीने के अंदर अप्रूवल देना पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट लगा है कि वित्तीय आपातकाल के लिए संसद को 1 महीने के अंदर यह प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ये बातें लिखी हुई हैं, तो आप याद रखिए पहला स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। नेशनल इमरजेंसी के लिए संसद को 1 माह के अंदर प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक है, और प्रस्ताव पारित करने की शर्त क्या है, विशेष बहुमत के साथ। विशेष बहुमत क्या है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, याद रखिएगा विशेष बहुमत के साथ पास करना पड़ेगा। साथ में ये याद रखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बोल दिया गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा है, 44वां संविधान संशोधन। और राष्ट्रीय आपातकाल को 3 आधारों पर लगाया जाता है, पहला युद्ध, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन बाहरी संघर्ष, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर या सशस्त्र आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स आर मेंशन्ड, किस भाग में, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की बात की गई है, मेंशन किया गया है। तो देखिए 1 और 1 11, मतलब 1 और 1 2 लोग मिल गए, आपस में मिल गए ना, तो पार्ट 11, पार्ट 11 बात करता है किसकी, सेंटर स्टेट रिलेशन की। याद रखिए पार्ट 11, 1 और 1 2 हो गया ना, दोनों संबंध हो गया। तो 1 और 1 से याद रखिए 1 और 1 11, मतलब पैर आपके साथ में
तो ये पार्ट 11 है जो कहता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात, संबंध की बात, ठीक है। ये आज की स्लाइड्स थी, खत्म हो गई। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, मैंने जानू जी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे हैं, अभी कम ही पूछे हैं। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर मुझे आंसर करके बताइएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए, इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग भी PCS, BEO और RO का पेपर दे रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन, आप बाकी ग्रुप जो चल रहे हैं उनको तो लोग उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन इस ग्रुप का सिर्फ एक ही संबंध है, वो ये कि क्वेश्चन आंसर ही दिए जाएंगे बस, और इस ग्रुप में कुछ भी नहीं होगा। बाकी ग्रुप जो चल रहे हैं उन ग्रुपों में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हर चीज़, करंट अफेयर हर चीज़ डाली जा रही है, सब कुछ वीडियो हर चीज़ पढ़ रही है उसमें। लेकिन इस ग्रुप को विशेष रूप से जय हो स्टडी ने इस ग्रुप को इसलिए बनाया हुआ है ताकि इस ग्रुप में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात कर पाएँ। सिर्फ मैं पोस्ट करूँगा, बाकी किसी को वहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज्वाइन करिए, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको आने वाले समय में, चाहे वो UPPCS का पेपर हो, चाहे BEO का, चाहे RO का हो, आपको एक अनुभव नहीं मिल पाएगा। अनुभव चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। पेपर का स्तर बहुत ही अच्छा रखा गया है, ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसकी भी मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा कि आप टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पर जाके क्या पता कर सकते हैं कि कैसे किस प्रकार उसको ज्वाइन करना है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में मैं उसको टेस्ट की सीरीज़ में ही वो वीडियो डाल दूंगा। प्लेलिस्ट पे जाइए, यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे, उनको सुनिए। जो जहाँ तक पढ़ा चुका हूँ उन सबको सुनिए। मैंने पंचायत पढ़ा दिया है, फंडामेंटल राइट पढ़ा दिया है, केशवानंद भारती केस पढ़ा दिया है। केशवानंद भारती केस के अंदर मैंने फंडामेंटल राइट DPSP में अंतर बता दिया है। बहुत सी चीज़ें मैंने बता दी हैं अब तक आपको। पहले वीडियो में मैं प्रेसिडेंट के बारे में बता चुका हूँ। अगर आप सुन लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। वहाँ पर हिस्ट्री के भी वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी सुन लीजिए। करंट अफेयर का चल ही रहा है, वो भी सुनते रहिए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। कल या परसों मैं कोशिश करूँगा कि फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर लगभग 100 से 120 क्वेश्चंस मैं पूरे करा दूँगा। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।